द्वादश नवोदय एजुकेशन ग्रुप आसिम के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान एजुकेशन पढ़ाई पर कोई दिक्कत न हो, कोई नुकसान न हो, इसके लिए हमारे विद्यालय की ओर से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं और विद्यार्थियों से आग्रह है कि छुट्टियां काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी लंबी हैं और निरंतर अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। अगर हम किसी भी चीज़ को बीच में ड्रॉप कर देते हैं तो उससे पढ़ाई का काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए हमारे विद्यालय के प्रयास का कारण यही है कि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो और आप निरंतर पढ़ाई करते रहें, क्योंकि बाद में पढ़ाई जब शुरू होती है तो उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो हमारे सर ज्ञानाराम जी रड़वा जी का ये निर्देश है कि बच्चे पढ़ाई करते रहें और बाद में पढ़ाई को कवर अप करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए सर की ओर से विशेष निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रयास में हम लोग पूरी तरह से खरे उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने सभी अन्य विद्यार्थियों को, जो आपके साथी, जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, उनको भी आप प्रेरित करें कि थोड़ा सा आप उनको वो भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक हो सके, आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था वॉइस, जिसमें कल मैंने आपको वॉइस की डेफिनेशन, उसके काइंड्स और एग्जाम्पल वगैरह के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि उसको कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था एसर्टिव सेंटेंसेज। एसर्टिव सेंटेंसेज में मैंने आपको उसके रूल्स बताए थे कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। 1 to 6 मैंने आपको रूल्स बताए थे, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज था और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स, और इस तरह मैंने आपको बताया था। अब उसके आगे, कल जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे शुरू करते हैं। उसके आगे है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मीन्स होता है ढांचा, वाक्य की संरचना कैसे होती है एसर्टिव सेंटेंसेज। स्ट्रक्चर में जो हमारे एसर्टिव सेंटेंसेज हैं, उसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लिखिए एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है सबसे पहले। फिर इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज हेल्पिंग वर्ब इज फाउंड। ज़्यादातर वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो इसका ध्यान रखें। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो होगी और ना हो तो उसको छोड़ दें। हमारे पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो वो आप समझ जाएंगे। तो फिर सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब की फॉर्म्स हो सकती है, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कोई भी हो सकती है। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना तो वैसे बनेगी नहीं। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स हो सकती है। तो ये आपका एक एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। उसी के बाद हम अगर इसकी पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होगा? हम इस ऑब्जेक्ट को एक या दो जो भी हो आगे ले जाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है तो ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर रखेंगे। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। फिर इसके बाद अगर नॉट हो तो लिख दीजिए इफ एनी। इफ एनी का मतलब है अगर हो तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पर ये जो आपका अदर वर्ड्स था ये लिख देंगे अदर वर्ड्स। फिर आपके पास सबसे लास्ट में बाई और डूअर आता है, डूअर, जिसे हम लोग कई बार सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट हमारा पहले लिखा होता है, तो इस तरह से लास्ट पर स्टॉप
इस तरह से इसका एक पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखते हैं इसके अदर रूल्स। जैसे आपने पढ़ा था शुरुआत में कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं असर्टिव सेंटेंसेज को, तो हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट में तो आएगा सब्जेक्ट, पीछे सबसे लास्ट में लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, पहले आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आ गया, वो तो आप लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट मेन वर्ड के बाद में ही मिलता है, मेन वर्ड के बाद देखना चाहिए, अभी आपको एग्जाम्पल में समझ में जाएगा। दूसरा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के क्या रूल्स हैं? 2 नंबर में हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी प्लस मॉडल ऑक्सिलरीज होती है, मॉडल्स दोनों तरह की होती है। तो अब इसका क्या रूल है तो देखते हैं। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में हमारे जितने भी इंडेफिनिट होते हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। सीरियल नंबर हेल्पिंग वर्ब इन एक्टिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस। ये चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू हमें पता चलता है। नंबर 1, जितने भी इंडेफिनिट होते हैं वो सब कंटिन्यूअस में जाते हैं, कंटिन्यूअस में जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस को छोड़ के, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस, सॉरी अभी बात इंडेफिनिट हो रही है तो कंटिन्यूअस की बात कर रही है। तो जितने भी इंडेफिनिट होते हैं वो सब कंटिन्यूअस में जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर डू डज हो तो इसकी जगह इज एम आर आ जाता है। अगर डिड हुआ तो आपका इसकी जगह आ जाएगा वाज वर। मैं आपको एक बात और बताऊं, डिड ना हो और केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तब भी वाज वर होता है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब जब होता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और ए बी सी अगर विल या शैल है, ओनली विल या शैल कुछ भी, तो वैसे ये मॉडल्स हैं, मॉडल्स के साथ वैसे बी लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम विल या शैल और साथ ही साथ इसमें बी और जोड़ देंगे। तो इस तरह से इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाते हैं। नंबर 2, कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं इतने भी होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही फ्यूचर नहीं कंटिन्यूअस। एक्सेप्ट फ्यूचर, एक्सेप्ट का मतलब है किया जाना, एक्सेप्ट फ्यूचर, फ्यूचर मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जितने भी रहते हैं वो कंटिन्यूअस में ही जाते हैं, कंटिन्यूअस कभी नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाता। मैं आपको बता दूं कि वॉइस में कभी टेंस नहीं चेंज होता, सब टेंस चेंज होते हैं। टेंस मतलब काल नहीं बदलता, काल जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये नहीं बदलते, सब टेंस मतलब इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट ये बदलते हैं। इनमें आगे वाले सब टेंस में चेंज आते हैं। जैसे कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस में ही रहता है, कंटिन्यूअस में ही रहता है, इसके साथ बीइंग और होता है, ये दो ही के बनते हैं। कंटिन्यूअस दो ही होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। देखते हैं जैसे ए नंबर अपना इज एम आर आया हो तो इसमें हम लोग इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। एक बात मैं आपको बता दूं कि इज बीइंग, और अगर एक्टिव वॉइस में नॉट होगा तो वो जो नॉट है इस के बाद आएगा, इस के बाद, एम के बाद, आर के बाद। नॉट केवल एक ही
हेल्पिंग वर्ब के एक ही वर्ड को फिर से आगे जाने देता है। नॉट जैसे हेल्पिंग वर्ब में जैसे विल हैव बीन, शैल हैव बीन वगैरह होते हैं, तो विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन आएगा। जैसे ये जमा हो गए, जैसे मान लीजिए हो वाज वर होगा, तो इसमें वही वाज बीइंग वर बीइंग, वाज बीइंग वर बीइंग हो जाएगा। और फ्यूचर होता नहीं है, विल बी सेड भी होता ही नहीं, इसलिए ये दो ही की बनती है, दो हो गए। थर्ड आपका परफेक्ट। परफेक्ट से आगे आने वाले सब टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है? प्लस बीइंग। परफेक्ट कंटिन्यूअस का परफेक्ट का मतलब है कि हैज, हैव, हैड, ये तीन होते हैं। जैसे ए में मान लीजिए हैज या हैव आया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? हैज और हैव के साथ बीन और जोड़ देंगे। बीन का मतलब हैज बीन, हैव बीन दोनों, हैज बीन, हैव बीन दोनों जोड़ देंगे। बी में हैड है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? हैड बीन। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, और इसमें फ्यूचर भी बनता है। तो फ्यूचर में अगर मान लीजिए लिखा हुआ है विल, शैल प्लस हैव लिखा हुआ है, मतलब विल हैव, शैल हैव लिखा हुआ है, तो बीन और जुड़ जाएगा। तो विल या शैल प्लस हैव बीन, ये हो गया। तो इस तरह से ये आपके तीन होते हैं। मैंने इनको अलग अलग बता के एक में ही बता दिया है। अब आपको बचते हैं मॉडल्स। पैसिव में आपको ध्यान रखना है मॉडल ऑक्सिलरी के लिए कि मॉडल ऑक्सिलरी, ये तो प्राइमरी ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी इतनी होती है जो भी, तो आप इसका रूल ये है कि अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल आया हुआ है, कोई भी एक्टिव वॉइस में मॉडल आता है, तो आपका ये पैसिव वॉइस में मॉडल, वही मॉडल, सेम मॉडल लिख दो और फिर लिख दो बी। First you should write the same model and add only B with it. So it is your auxiliary verbs, primary auxiliary and model auxiliary, and you should use according as the told rules. In such a way you can complete your auxiliary task. I like can be, could be, should be. Anyone used to be, ought to be, any of them. There are completely 13 models, and you must add B with it. All the 13 models, can, could, should, used to, ought to, would, may, might, must, etc. आदि। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूल्स थे। इसके बाद आती है मेन वर्ब में नो डाउट ओनली थर्ड फॉर्म इज यूज्ड, केवल थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। तो देयर इज नो
फर्दर डिटेल रूल्स फॉर इट। वर्ब के लिए कोई ने और आगे अधिक रूल नहीं है, सीधे थर्ड फॉर्म में बदलना है। नाउ मोस्ट ऑफ द रूल्स आर कंप्लीटेड एंड so let's change the active voice into passive voice, the sentences. Like examples. First, assertive indefinite. Mohan purchases the vegetables from here. Okay, this is the sentence of active voice. ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब आप उसको करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जानते हैं हमें ढूंढनी होती है वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब आपको मैं बताऊं, मेन वर्ब में ज़्यादातर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के 2-3 शब्दों का जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद ही मिलती है। तो ज़्यादातर खरीदना, बेचना, आना वगैरह मिलता है, ऐसे तो आप वर्ब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये वर्ब परचेज, इसमें ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझिए पांचवी अवस्था है, फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो अब हमारा पहला काम है ऑब्जेक्ट देखना। मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये होता है कि हम उसके अर्थ को देखकर वगैरह को ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ऑब्जेक्ट हमारा एक क्या है, पैटर्न होता है एसर्टिव सेंटेंस का, SVO। ये होता है सब्जेक्ट, ये होती है वर्ब। वर्ब की तुरंत बाद आप देखिएगा ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद होता है। तो मैं आपको बताऊं, इसके बाद देखिए ये नाउन या प्रोनाउन है क्या? नहीं, ठीक है, इसको ले लो। ये नाउन प्रोनाउन है क्या? हाँ है, ये नाउन है। तो फिर आप ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसको आगे लिखिए, दी वेजिटेबल्स। ये लगा हुआ है, बहुवचन है, प्लूरल। मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जब पांचवी फिफ्थ फॉर्म होती है तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो भी आप यहाँ पर फिर से हमारा का ही यूज करेंगे। प्लूरल के साथ आर आए। आपकी परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड, PURCHASED, परचेज्ड। बचा हुआ पीछे का लिख दीजिए, फ्रॉम हियर। कुछ बचा नहीं है, केवल सब्जेक्ट बचा है। यहाँ पर लिखो बाई, यहाँ पर मोहन। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था। इसी का एक निगेटिव देखते हैं, माई यंगर ब्रदर। माई यंगर ब्रदर does not like me। अब आप देखिए यहाँ पर नॉट के बाद वर्ब आती है, मेन वर्ब, ये वर्ब है। इसके बाद एक ही शब्द है, तो यही ऑब्जेक्ट है। मी एक ऑब्जेक्टिव केज है, मी को हमेशा आई में बदल देते हैं, आई। ये डज लिखा हुआ है, आई के साथ आता है एम। नॉट, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बचा कुछ है नहीं, और बस बाई माई यंगर सिस्टर, सॉरी ब्रदर। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव भी कंप्लीट हो गया। और इसके बाद अब आगे का हम लोग इसी के और एग्जांपल्स वगैरह कल पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ और पूछना हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें।
और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको रोज़ की रोज़ अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन भी आप दबा दें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको उसमें नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक्स।